नमस्कार आप सभी का। तो फाइनली ये जो दरोगा सीरीज़ है आप लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ, है ना। नाम ही है इसका दरोगा सीरीज़ और ये सीरीज़ आपके लिए सर्वोत्तम है। डायरेक्टली प्रश्न आपके पेपर में यहीं से दिखेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात इस सीरीज़ का ये है कि इसका तो मैं आपको PYQs तो करवा ही रहा हूँ, साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल रहा है एक साथ में। और जो पिछले साल का जो क्वेश्चन है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, है ना। और सारे सेक्शन का टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, शॉर्ट नोट्स, जो कि 10 से 12 पेज का होता है। इतना करिए, मॉक टेस्ट लगाइए मेरे भाई, आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। इसमें जो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर रहता है दरोगा के सारे क्वेश्चन तो है, और ध्यान रखिए इसमें लगभग पिछले 25 साल का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हूँ। साथ में बिहार दरोगा के साथ साथ बिहार पुलिस और बिहार के अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके भी सारे क्वेश्चंस हैं। और ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हो इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है, इसलिए आप ये टॉपिक को पूरा कर लो, आप हीरो बन जाएंगे इस सेक्शन में, ठीक है। जो सेक्शन अभी कंप्लीट करवा दिया हूँ उसे ज़रूर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। कौन कौन सा सेक्शन कंप्लीट हो गया मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, पहला जो सेक्शन था फ्रेंड्स आप लोग का इन्वायरमेंट, दूसरा सेक्शन था, है ना, इंडियन ज्योग्राफी, ये कंप्लीट हो गया है। और तीसरा सेक्शन आप लोग का अभी जो चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, जो कि मैं कोशिश करूँगा आज कंप्लीट हो जाए। देखिए, इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 वीडियो दिया हूँ, तो पार्ट 1 नहीं देखें तो जाके सभी लोग जरूर देखिए। चलिए, तो देखिए ये सारा टॉपिक है, आप लोग समझ ही गए हैं, है ना। ये सारा टॉपिक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको ये 3 टॉपिक कवर करवाया था, लेकिन आज जो है यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम टॉपिक कवर करने का। इनकेस अगर आज नहीं होता है तो कल तो कंफर्म जो है एक वीडियो और दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स ना इसका है ना बुकलेट मांगता है कि सर बुकलेट कहाँ पे मिलेगा। तो देखो भाई, ये बुकलेट आपको बहुत नॉमिनल फ़ी है, पेड बैच में मिलता है और इसका फ़ी मात्र 499 है। इसमें सारे सब्जेक्ट का आपको शॉर्ट नोट मिल जाता है, उसका वीडियो मैं दे ही रहा हूँ। और आपको अभी तक जितने भी दरोगा के एग्जाम हुए हैं और दरोगा के साथ साथ बिहार के जो तमाम एग्जाम हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन, उसका भी बुकलेट, ये इस टाइप का बुकलेट और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जा रहा है ना। तो बहुत ही नॉमिनल फ़ी है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ये नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130। यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन है। इसमें देखो भाई, सारे सब्जेक्ट, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, है ना, बिहार स्पेशल, सारे सेक्शन का आपको शॉर्ट नोट्स और सारे सेक्शन का आपको PYQs और सारे सेक्शन का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं बता ही दिया हूँ, उसका जो फ़ी है मात्र 499 है, अभी ऑफर चल रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे 7319924130 पे पेमेंट करके भेजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और देखो, बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी बोल रहे हैं सर मॉक टेस्ट हम कहाँ से लगाए। देखो भाई, मॉक टेस्ट मैं तो यूट्यूब पे भी करवा रहा हूँ, लेकिन उसका कंप्लीट जो बुकलेट है मॉक टेस्ट का वो आपको पेड बैच में मिलता है और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी। उसका फ़ी ये 50 मॉक टेस्ट है और ये सारे क्वेश्चन वही लिया जाता है टेस्ट में, टू दी पॉइंट आपके पेपर में भी छपते हैं। यही कारण होता है क्योंकि जिस टॉपिक से अभी आयोग आपके पेपर में क्वेश्चन उठा के जो पूछा गया था वैसा उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं और सारे आपका होल सिलेबस मॉक टेस्ट के थ्रू भी कवर हो रहा है। तो इसका फ़ी भी मात्र 399 है। 499 था, अभी कम करके मात्र 399 कर दिया हूँ। 8 रुपये पर टेस्ट लग रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं नंबर मैं बता दिया हूँ, टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहानी शुरू कर रहे हैं महाजनपद काल से, है ना। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को बनाते हैं और जो करवा रहा हूँ कर लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो जाहिर सी बात है आंसर सभी लोग टिक करेंगे वत्स, चूंकि पूछा जाता है। और देखो, ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार दरोगा के एग्जाम में 2023 में जो पेपर हुआ था ना भाई, देखो 1275 पोस्ट पे फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आंसर क्या होगा, वत्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि महाजनपद है क्या, है ना। तो देखो भाई, प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो कितने राज्य है, तो आप कहिएगा सर अभी जो है राज्य की संख्या जो टोटल है 28 राज्य है ना। आप देखेंगे तो पूरे भारत में कितने राज्य है, तो 28 राज्य है। यूटी कितना है, तो आप कहिएगा 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी 8 है। यहाँ पे श्रीलंका है, यहीं पे मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। लेकिन अखंड भारत की मैं बात कर लो तो अखंड भारत में भी उसी समय की बात है ना। तत्कालीन भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय की भारत की। तो ये अखंड जो भारत है उस समय भी भारत में 16 राज्य था। तो 16 राज्य होगा तो जाहिर सी बात है इसकी तो राजधानी होगी। हाँ भाई, राजधानी थी। और 16 राज्य में से एक मतलब कि 16 महाजनपद में से एक महाजनपद ऐसा था बिहार में जो कि पूरे तरीके से एक साम्राज्य के रूप में विस्तार होता है और ये महाजनपद था मगध।
ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्टली नोट्स पे लेके चलता हूँ, जो कि मैं आपको जो शॉर्ट नोट्स दिया हूँ बहुत अच्छे से कवर करवा दिया हूँ। 3 कौन-कौन से महाजनपद जो है बिहार में है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और 16 महाजनपद जो है इसकी राजधानी को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए देखो भाई, महाजनपद से आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन जो बनेगा कि 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है, तो देखो बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध ग्रंथ जो है ना उसका अंगुत्तर निकाय है, वहाँ से जानकारी मिलता है 16 महाजनपद की। ठीक है, अब देखिए 16 महाजनपद में से बिहार में कौन कौन से महाजनपद था, जरा सा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत पूछता है। तो एक तो अंग हो गया, दूसरा मगध हो गया, और तीसरा वज्जी हो गया। अब इसका राजधानी भी पूछ लेता है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद यूपी का यहाँ पे देख सकते हो, यूपी वाला महाजनपद आपको रट लेना है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है, भारत के बाहर अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा महाजनपद है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 2 महाजनपद जो है यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत का जो महाजनपद है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं कि बिहार के 3 महाजनपद है, कौन कौन सा, अंग, मगध और वज्जी। इसका राजधानी आपको रट लेना है ना। तो चंपा राजधानी था अंग का, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र था, भागलपुर, मुंगेर, है ना। मगध राजधानी की जो मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरा बोल सकते हो। और इस कौन कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल था, तो पटना, गया वाला क्षेत्र था। वज्जी की बात कर लो तो उसकी राजधानी वैशाली या फिर विदेह बोल सकते हो, या मिथिला, है ना। ये तीनों नाम से प्रचलित है। कौन कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल है, तो मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी के आसपास वाला क्षेत्र इसी में शामिल था। ठीक है ना। तो ये 3 महाजनपद अंग, मगध, वज्जी बिहार में है 16 महाजनपद में से। प्रश्न पूछता है। उसके बाद यूपी का जो है यहाँ पे देख सकते हो महाजनपद जो है, जैसे काशी, इसकी राजधानी वाराणसी है, वत्स राजधानी कौशाम्बी, कौशल राजधानी श्रावस्ती, मल की राजधानी कुशावती, पंचाल की, है ना, अहिछत्र, और चेदी का शक्तिमती, और सूरसेन की मथुरा राजधानी थी। तो आपसे अभी पूछा था ना, ये वाला पूछ लिया था ना भाई कि कौशाम्बी की राजधानी कहाँ है ना। तो देखो वत्स है, तो ये पूछता है। उसके बाद देखो ये जो है ना अवंती की राजधानी, ये पूछता है उज्जैन या महेशमती पूछ लेता है। ये जो कुरु जो महाजनपद है उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जो कि ये दिल्ली वाला क्षेत्र में है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, असमक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोतली या पोतल भी प्रश्न ऑप्शन में रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछता है कंबोज और ये गंधार, ये दोनों जो है आप सबको पता है कि पाकिस्तान में है। तो कंबोज की राजधानी हाटक और गंधार की राजधानी तक्षशिला, ये पूछ लेता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यहाँ पे कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। लो आ गया क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का स्थापना। तो आंसर क्या होगा, अब सीधे बोलिएगा कि सर उदयन ने किया था। अब ये देखो महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं ना, तो एक पढ़ते हैं, एक चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया हूँ, है ना, पढ़ाता हूँ, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसमें मगध पे कौन कौन से वंश ने शासन किया, तो सबसे प्राचीन वंश जो है वृद्धरथ है, आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद हर्यक वंश, शुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, है ना। तो ये तो क्रम में मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, है ना। और यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं उदयन के बारे में इसी चैप्टर में। तो भाई आप इसे एक बार रिवीजन कर लेना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आपसे प्रश्न पूछा था कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया, तो भैया आंसर इसका तो हो जाएगा उदयन। ठीक है, पहली, जो कि उदयन ने जो है ना सबसे पहले मगध की राजधानी जो है ना कहाँ पे किया था, तो ये पाटलिपुत्र किया था, लगभग 5वीं सदी में, है ना, आपको पता होना चाहिए, 5वीं सदी में, शताब्दी में। और वही पाटलिपुत्र है जो अभी प्रेजेंट टाइम में आप जो पटना कहते हैं ना, वही पाटलिपुत्री है, हम सॉरी पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये भी देखो ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है 2023 के जो एसआई का एग्जाम हुआ था ना उसमें, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य डाइस का निवासी था, मतलब कि ये कहाँ के रहने वाले थे, ये पूछ लिया है। और ये हर एक बुक में नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें आपको PYQ से ही मिलते हैं और उसका क्लूज आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य कहाँ का होगा, राजगिरा का होगा। तो ध्यान रखिएगा, मगध महाजनपद पर जो है हर्यक वंश कब, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, 544 ईसा पूर्व। दोबारा सुनिए, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य कहाँ के थे, तो ये तो राजगिरा हो जाएगा। अब यहाँ पे बिंबिसार की बात कर लो तो मगध पर जो है बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में कौन सा वंश का, तो ये हर्यक वंश का, है ना। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे हर्यक वंश का स्थापना किया। अब कहिएगा इसका राजवैद्य का नाम क्या था, तो देखो यहाँ पे नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, जीवक था। ये जो बिंबिसार का जो राजवैद्य था इसका नाम था जीवक। तो बस यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आपके पास शॉर्ट नोट्स है, तो हर्यक वंश जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया तो आपका क्या दायित्व बनता है कि जल्दी जल्दी, है ना, मगध पर कौन कौन से वंश शासन किया, है ना। तो वृद्धरथ से क्वेश्चन छोटा सा प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई इनकी राजधानी गिरिब्रज था, लेकिन यहाँ पे मगध पर जो है मगध का पर जो है ना मगध का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो ये हर्यक वंश का जो बिंबिसार है ना,
उसको श्रेय जाता है। तो बिंबिसार इन्होंने राजधानी राजगिरा बनाया था। उसके बाद शिशुनाग आता है ना, और शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग करता है। उसके बाद नंद वंश आता है और इनके संस्थापक महापद्मानंद होता है। मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। इनकी राजधानी नीचे में आपको रेड कलर में दिख जाएगा। इस तरीके से जल्दी जल्दी में रिवीजन कर लेना है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के भी नाम से जानते हैं, और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? यही बिंबिसार आपको दिख रहा होगा। कब किया था? तो 544 ईसा पूर्व में राजधानी राजगीरा बनाया था। इनके राज वैद्य कौन था? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जीवक, और महात्मा बुद्ध की सेवा है तो इन्होंने अपना जो है राज वैद्य को भेजा था ये और बिंबिसार। तो ये सारे की पॉइंट आपको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है। उसके बाद अजातशत्रु के बारे में पढ़ लेना है ना, उदयन के बारे में आपको पढ़ लेना है ना, देखो एक जगह है ना। उसके बाद यहाँ पे नागवंश शुरू हो जाता है। इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी कवर कर ले ताकि आगे से आए क्वेश्चन और आपका मिस ना हो। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी? लो आ गया ना, 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा होगा? तो आपके का सर मगध महाजनपद होगा। और देखो मगध महाजनपद में कौन कौन सा क्षेत्र इसमें था? तो आपको पता है पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र इसी में आता था। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन में है, किधर चला गया भाई, ऑप्शन में मगध भी दिया होगा, मगध नहीं होगा तो हाँ मगध है। देखो तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। और देखो ये ऑलरेडी ये दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर है? अब यहाँ पे बिहार का मीप अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे, मैं आपको बहुत कायदे से 8 वीडियो में पूरा बिहार स्पेशल पढ़ा दिया हूँ, और पढ़ लीजिएगा ना तो जो 7-8 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का आता है आप बना लीजिएगा। देखो ये गंगा नदी ये है, बिहार के लगभग बीचों बीच होके बहती है गंगा नदी, है ना। तो क्या बोला? गंगा, सोन नदी आप सबको पता है इधर से निकलती है ना, और यह इधर से गंडक निकल रही है। तो यहाँ पे कौन सा महाजनपद? गंडक नदी इधर से निकलती है। और यहाँ पे कौन सा महाजनपद फैला हुआ था? आपने पढ़ा है मेरे भाई बहुत कायदे से। तो सीधे आंसर टिक करेंगे मगध, ठीक है। तो ये है, तो आंसर क्या होगा? मगध होगा। मगध नहीं है तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र होगा? यहाँ पे तो आप ये सर इस क्षेत्र में पाटलिपुत्र है। तो आप ये प्रश्न क्या था एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य दे दिया है, मगध साम्राज्य का कौन सा शहर का नाम दिया? तो पाटलिपुत्रा, प्रसिद्ध, आपको पता होना चाहिए, अभी आपने देख लिया। तो पाटलिपुत्रा राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको बनाना है एग्जाम हॉल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान करना जो कि सही है ना, अच्छा क्वेश्चन है, और मिलान करिए। वही राजधानी, और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बता दिया, तो उसे आपको कम से कम बिहार वाला महाजनपद की राजधानी जो 3 है वो तो याद रखना ही है, यूपी वाला भी आपको याद रख लीजिएगा, है ना, ताकि क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछ दिया गया है। देखो अंग की तो सबको पता है कि अंग की राजधानी कहाँ है, कितने लोग बता सकते हो? यहाँ पे लिख के मैं बता दूँ क्या? कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप लिख के बता दीजिए, ठीक है मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। तो पहले अंग मिला लीजिए। तो अंग की राजधानी कहाँ पे है भाई? चंपा, अभी आपने देखा, ठीक है। मगध को तो सबको पता रहता है सर, राजगीर ये तो सबको पता है, हाँ बिल्कुल सबको पता है। लेकिन काशी की कहाँ है? तो आप ये वाराणसी है सर, देखो यूपी में है वाराणसी। अब यहाँ पे कौशल अगर मैं बात कर लूँ तो कौशल, कौशल कौशल, अब कौशल है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कुशवती या कुशीनगर उसकी राजधानी ठीक कर देते हैं। नहीं, कौशल की राजधानी श्रावस्ती था, ये ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। वत्स का कहाँ है? कौशाम्बी है। तो बस इस तरीके से ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स। हालांकि ये जो मैं आपको PDF दिया हूँ ये कंप्लीट जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो यहाँ पे 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में आपको मिलता है ना, देख सकते हो, जिसमें अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजगिरा गिरिब्रज या राजगिरा, मल का कुशावती या कुशीनगर, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, पंचाल का अहिक्षत्र, कुरु का इंद्रप्रस्थ, वज्जी का विदेह, ये आप सबको पता होना चाहिए। मिथिला या वैशाली वाला क्षेत्र देता है। मत्स्य का विराटनगर, है ना, वत्स का कौशाम्बी, शूरसेन का मथुरा, है ना, चेदी का ये शक्ति मंदिर है, आप सबको पता होना चाहिए। अशमक का ये पोतल या पोटली रहता है। अवंती आप यहाँ पे देख सकते हो, उज्जैन, गंधार का तक्षशिला, है ना, और कंबोज का जो है ये आप सबको पता है हाटा या राजपुर, ये हाटा की राजपुर रहता है। तो ये है, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप कहेगा सर आंसर इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो ये इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। देखो ये ऑलरेडी 2012 के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। लो अवंती की राजधानी आप बता सकते हैं आराम से, हमें बताने की जरूरत है, बिल्कुल अवंती का उज्जैन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी? देखो यूपी वाला पूछ दिया ना चंपा, है ना, तो बिल्कुल डी हो जाएगा। सॉरी यार, चंपा बिहार की बिहार में जो है ये महाजनपद है, माफी चाहता हूँ। चंपा आपको पता है ना, भागलपुर वाला क्षेत्र भी बताया ना। तो ये तो चंपा का राजधानी पूछा है। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी, ये पूछ रहा है। तो अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा थी। तो ये 2020 के दरोगा में एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मगध की जो है आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो देखो ये इसका नाम था, तो कई बार ना राजगिरह देता है ना, राजगिरह करके, राजगिरह दे या गिरिब्रज दे, एक ही नाम है, राजगिरह का ही नाम है,
गिरिब्रज। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मगध की प्राचीनतम राजधानी थी। अब देखो प्राचीनतम, सबसे पुराना, देखो ये भी ऑलरेडी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया, तो राजगीर हो जाएगा। तो मगध महाजनपद का अब जो क्वेश्चन आएगा बस इतना ही आता है कि मगध 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलता है ना। ये जानकारी आपको कहाँ से मिलता है, तो आप डायरेक्टली बोलिएगा कि बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में है, कौन कौन है तो आपको बता देना है। उसके बाद 16 महाजनपद का एक बार सरसरी निगाहों से क्या करना है, राजधानी को देख लेना है। उतना ही क्वेश्चन पूछता है, उसके बाहर नहीं पूछता है, आपने देख लिया, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला चैप्टर है हम लोगों का जैन धर्म। देखो भाई मैं ये बार बार कह रहा हूँ, जैन धर्म, जैसे मैं यहाँ पे PYQs में आया हूँ, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आज ही जाके आपको जैन धर्म को सरसरी निगाहों से रिविजन कर लेना है। कैसे करना है, हालांकि मैं वीडियो के थ्रू भी करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर पूछता है या संस्थापक कौन थे भाई, ऋषभदेव थे। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं। तीर्थकर का मतलब होता है कि जैन धर्म के जो प्रचार प्रसार करने वाले लोग थे, आपको पता होना चाहिए, और पूरे तरीके से इसमें संलग्न थे। टोटल 24 लोग हुए हैं, ठीक है ना, बस ये पूछता है। उसके बाद इसके ना कुछ प्रमुख तीर्थकर पूछ लेते हैं। महावीर स्वामी ना देखा जाए तो ये 24वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात कर ले आपसे तो महावीर स्वामी ही टिक करना। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए, वास्तविक शब्द ना दे, तब आंसर ऋषभदेव टिक करना, ठीक है। तो देखो इसका जो ना यहाँ पे इसके प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है। तो जैसे यहाँ पे है पहले तीर्थकर कौन थे, तो आपने देख लिया ऋषभदेव, इसके जो है प्रतीक चिन्ह सांड था। दूसरे कौन थे, अजितनाथ थे, इनके प्रतीक चिन्ह भाई क्या था, तो हाथी। तीसरे कौन थे भाई, संभवनाथ, और इनके प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। 7वें पे आ जाना है, 7वें कौन था, तो आप कहिएगा पार्श्वनाथ था, पार्श्वनाथ नहीं पार्श्वनाथ था इनका नाम, ठीक है। और इनके प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है, बहुत पूछता है। उसके बाद 16वें पे आ जाना है, शांतिनाथ था, और इनके प्रतीक चिन्ह जो है हिरण। उसके बाद 21वीं 22वीं 23वीं 24वीं रट लेना है आपको। तो 21वीं जो है नामीनाथ, और इनकी जो प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। 22वें अरिष्टनेमी, इनके शंख थे प्रतीक चिन्ह। और 23वें पार्श्वनाथ, और इनके प्रतीक चिन्ह सर्प। और महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म के, और इनके प्रतीक चिन्ह जो है सिंह था। तो मैं पुनः कह रहा हूँ, आपको जो पढ़ लेना है पार्श्वनाथ के बारे में, देखो मैं अच्छे से पढ़ा दिया हूँ डायग्रामिकली, आपको पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ दिखेगा। एक बार सरसरी निगाहों से मेरे दोस्त देख लेना, क्वेश्चन देखो देखते जाओगे, माइंड में सेट होते जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जितना बोलता हूँ बस उतना ही कर लो। जैन संगीति 2 हुआ था, है ना, प्रथम द्वितीय कहाँ पे हुआ था, कौन से साल हुआ था, इनके अध्यक्ष कौन थे, पूछता है ना क्वेश्चन। उसके बाद बौद्ध धर्म आता है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, और 1 to 1 आपको यहीं से क्लियर मैं कर दूँ। तो लो क्वेश्चन क्या पूछ दिया है देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछ दिया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो आंसर अभी मैंने बोला ना, महावीर स्वामी से पहले वाला तीर्थकर कौन थे, तो आप कहिएगा सर ये तो अभी आपने बता दिए हैं, आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा। अब देखो महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है ना 24वें थे, लेकिन पार्श्वनाथ की बात कर लो तो ये जो है 23वें तीर्थकर थे, ठीक है ना। पार्श्वनाथ के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा। तो पार्श्वनाथ ना वाराणसी के राजा जिसका नाम था अश्वसेन, है ना, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, ये पूछता है प्रश्न। अश्वसेन के पुत्र थे, उनकी माता का नाम ना, पार्श्वनाथ की माता का नाम, ये 23वें है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वामा देवी था। इन्होंने 4 महाव्रत का पालन करने की शिक्षा दिया था, कौन, यही पार्श्वनाथ। कौन कौन सा, और इसमें ठीक है, अच्छा मैं ये बता रहा था, कोई बात नहीं, बीच में आ गए थे कॉल। हाँ तो मैं ये बता रहा था, इन्होंने जो है 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जोड़ा था, 5वां आपको पता होना चाहिए। और इन्हें जो है समेध शिखर पर्वत पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, एक बार सरसरी निगाहों से, आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा तो जल्दी जाना, पार्श्वनाथ के बारे में देख लेना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है भाई, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन ग्रहण किया। इन्होंने प्रमुख जो शिक्षा दिया था, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। इतना सा प्रैक्टिस करके वहां से निकल जाना है, यहीं से क्वेश्चन आना है। चलो खैर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन ये ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, मतलब महावीर स्वामी की बात कर रहा है ना, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। अब जैसे कि क्वेश्चन दिखे तो आपको एकदम महावीर स्वामी को अच्छे से रीड कर लेना है, यहीं पर यही अप्रोच होना चाहिए। तो बिल्कुल आंसर इसका तो जाहिर सी बात है सभी लोग टिक करेंगे, पावापुरी, आप सबको पता है आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो डी हो जाएगा। अब देखिए महावीर स्वामी के बारे में आपको ये एक तो ये 24वें तीर्थकर थे, सबको पता है भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था,
है ना। इनका जो है जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, बीसी में, है ना। कहाँ पे हुआ था तो आप कहिएगा कुंडलग्राम या कुंडग्राम बोल सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ कुंडग्राम। कुंडग्राम ये वैशाली जिला में अभी प्रेजेंट टाइम में है, वैशाली में है। इनकी इन जो है ना आप देखा जाए तो इनकी निर्वाण की प्राप्ति होती, मतलब कि इनकी जो मृत्यु हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी कब, तो ये 468 ईसा पूर्व में, ईसे में। और पावापुरी आप सबको पता है कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए पावापुरी। और ये कहाँ पे है तो ये भी आप सबको पता है कि प्रेजेंट टाइम में नालंदा जिला में है। पावापुरी राजगीर का नाम आपने जरूर सुना होगा, है ना। और ये वर्तमान टाइम में नालंदा जिला में है, नालंदा जिला में है। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन, और देखा जाए तो ये 72 साल की जब थे, ये 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गया था। अब वही चीज़ें आपको फ्रेंड्स यहाँ पे नोट्स में भी लिख दिया हूँ, आपको क्या करना है सरसरी निगाहों से देख लेना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें मतलब अंतिम तीर्थकर थे। जन्म 540 बीसी में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम जो है आप सबको पता है सिद्धार्थ, है ना, जो कि ज्ञात्री कुल के थे। ये प्रश्न पूछता है कि कौन से कुल के थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्र का नाम जो है ना, पुत्र नहीं था, उनकी पुत्री थी। महावीर स्वामी का जो है ना एक पुत्री थी, इनका नाम था अनुजा या प्रियदर्शी। विवाह जामिल से हुआ था, तो जाहिर सी बात है महावीर स्वामी का दामाद था जामिल। इस तरीके से 30 वर्ष की उम्र में इनके भाई का नाम था, महावीर स्वामी के भाई का नाम था नंदीवर्धन। तो इनसे अनुमति लिया और बोला कि भाई हमें सन्यासी ग्रहण करना है। तो 12 साल की कठोर तपस्या किया, फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे तो आप कहिएगा रिजुपालिका नदी के किनारे, है ना, साल वृक्ष के नीचे, है ना। और जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो ये जो महावीर स्वामी, जीन का मतलब विजेता हो, अरहत का मतलब पूज्य होता है, और निग्रंथ का मतलब बंधन रहित कहलाए। ये प्रश्न पूछता है इस तरीके से। प्रथम उपदेश राजगीरा में, राजगीर जो इनका नाम प्राचीन नाम था राजगीरा, जो कि बिहार में है, आप सबको पता। और पहाड़ी का नाम कई बार पूछ लेता है, तो ये पहाड़ी का नाम था वितुलाचल। पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्रथम जो है क्या दिया था, उपदेश दिया था। कौन से भाषा में, तो आप बोल सकते हो प्राकृत या अर्धमगी भाषा में, है ना। इनके जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, जो कि पूछ लेता है, तो वो क्या कहलाए, निग्रंथ कहलाए। इनके प्रथम अनुयायी जो है, इनके दामाद था जामिल। प्रथम भिक्षुणी है ना, कौन थी भाई, तो आपसे पूछता है, तो नरेश की राजा नरेश दधिवहन की पुत्री चंपा, है ना। अपने शिष्यों को इन्होंने किसमें, तो आप देख सकते हो 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर स्वामी के बाद प्रथम जो उपदेशक बने, इनका नाम था आर्य सुधर्मा। ये पूछता है मृत्यु कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में, पावापुरी राजगीर में पड़ता है ना। मल्ल राजा श्रेष्ठपाल के यहाँ इनका मृत्यु होता है। बहुत पूछता है, तो आप लोग क्या करना, रिवीजन कर लेना जैन धर्म की विशेषता क्या क्या थी। उसके बाद आपको ध्यान रख लेना है कि जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, है ना। जैन धर्म के 5 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और ये चारों जो है, पार्श्वनाथ का नाम आपने कुछ देर पहले सुना था, इन्होंने इसमें मेंशन किया था 4 महाव्रत। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म का विभाजन होता है कब, एक बार देख लेना, है ना। प्रमुख तथ्य यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। जैन धर्म के जो है अलग अलग, जो आप सबको पता है कि 2 ही सम्मेलन हुआ है, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र था। द्वितीय कहाँ पे हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष कौन था, क्षमाशरबन था। इस तरीके से फ्रेंड्स ये सबको एक बार देख लेना सरसरी निगाहों से, और देखो ये पूरे तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा PYQs के थ्रू। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर कि आप ना हमें रिवीजन कैसे करना है वो बता दीजिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ साथ में। चलो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं फास्ट में लेके चलूंगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैनों के 23वें तीर्थकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। तो अभी आपने नाम सुन लिया ना, ये पार्श्वनाथ था। हमें इसके बारे में डिटेल में बताने की जरूरत है। देखो ये प्रश्न 2018 में ऑलरेडी पूछा गया है। पार्श्वनाथ के बारे में जो पढ़ा दिया हूँ कुछ देर पहले, बस उतना ही ध्यान रखना। वर्तमान महावीर का जन्म, लोग महावीर स्वामी का जन्म पूछ लिया है। तो भाई अभी आपने देखा ना कि 540 ईसा पूर्व में इनकी जो निर्वाण की प्राप्ति कब हुआ था, तो 468 बीसी में, ईसा पूर्व में, है ना, ईसा पूर्व में, ठीक। और ये ऑलरेडी 2019 में दरोगा के एग्जाम में पूछ लिया गया है। जैन धर्म के 23वें, देखो ये फिर से रिपीट हुआ है 2019 के दरोगा एग्जाम में, आप देख सकते हो। तो 23वें कौन था, पार्श्वनाथ था। निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे तीसरे, देखो तीसरा तीर्थकर पूछ लिया है, अभी आपने देखा ना भाई, तो संभवनाथ। आपने कुछ देर पहले देखा था ना, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे संभवनाथ, है ना। तो संभवनाथ हो जाएगा। इनका प्रतीक चिन्ह मैंने क्या बताया था संभवनाथ का, है ना। तो आप ये सर घोड़ा आपने बताया था, बिल्कुल घोड़ा मैंने बताया था, है ना। अजितनाथ जो है जैन धर्म के दूसरे सेकेंड नंबर का तीर्थकर था। और ये सुमतिनाथ की बात कर लूँ, जिसे सुमतिनाथ कहते हैं, सुमतिनाथ,
ये कौन से थे? तो ये 5वें नंबर के, 5th नंबर के। तो हाँ, ये बता रहा था, ये 5वें नंबर का ना सुमतिनाथ था भाई, ध्यान रखना। और ऋषभदेव तो आप सबको पता है ये संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक नहीं है। संस्थापक मतलब ये प्रथम तीर्थंकर है ना, प्रथम और संस्थापक, लेकिन संस्थापक भी बोल सकते हो, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए, वास्तविक, तब महावीर स्वामी हो जाएगा, महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है। आशा करते हैं अब आज के बाद इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप टेस्ट देना, एग्जाम में बैठना है ना, और नोट्स को रिवीजन जरूर करना मेरे दोस्त, नोट्स को रिवीजन जरूर करना। देखो आपके पास जो भी नोट्स होगा उस नोट्स को रिवीजन करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके, अगला चैप्टर है आप लोग का, आप आइए, बौद्ध धर्म यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आपका PYQs भी कंप्लीट हो जाएगा, बौद्ध धर्म भी कंप्लीट हो जाएगा, उसका बेसिक टॉपिक, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना बोल रहा हूँ उतना कर लीजिए बस। चलिए तो बढ़े आगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तक, क्या शब्द बोला है? धर्म चक्र प्रवर्तक कहाँ से आरंभ किया? अब जाहिर सी बात है, जिनको पता ही नहीं है धर्म चक्र प्रवर्तक कितने दिन तक रट सकता है, तो पहली बात तो ये, इसका जो आंसर हो जाएगा सारनाथ। अब देखो गौतम बुद्ध को जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होता है ना, तो पहला उपदेश देता है। तो बौद्ध धर्म में पहला उपदेश जो दिया गया किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा। तो उसे कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तक। पहली बात क्लियर। कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में। ये कहाँ पे पड़ता है भाई? यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म का मैं ये आपको रिवीजन एक बार करवा देता हूँ, लगे हाथ। अब मैं पुनः कर रहा हूँ, आप लोग क्या करिएगा, शॉर्ट नोट्स आपके पास होगा ये बल्ला ना, जो लोग पेड बैच में होंगे आपके पास होगा। आपको क्या करना है, देखो क्या क्या कौन कौन से पॉइंट कवर कर लेना है। परिचय, ज्ञान की प्राप्ति, विशेषता, अन्य तत्व और बौद्ध संगीतियाँ, बस इतना ही तो कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड लूँगा, मतलब कुछ सेकंड नहीं, 1 मिनट का टाइम लेता हूँ। देखो बौद्ध धर्म के बारे में बात कर ले तो इनके संस्थापक गौतम बुद्ध है। इसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति एशिया महाद्वीप में ही हुआ, है ना। इन्होंने अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी एशिया महाद्वीप में ही किया, है ना। इसीलिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। पहली बात, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि ये शाक्यगण के मुखिया थे, ठीक है। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? लुम्बिनी वन, अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल में है, लुम्बिनी वन में होता है ना, ध्यान रखना। और ये जानकारी कहाँ पे मिलता है? तो देखो चीनी अभिलेख है, केंटोन अभिलेख, ये सब जानकारी केंटोन चीनी अभिलेख से मिलता है कि इनका जन्म जो है कहाँ पे होता है ना, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, ये सारी चीज़ें। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका प्रतीक चिन्ह था भाई कमल और सांड, इस तरीके से देखना। माता का नाम था, है ना, माया देवी। 7 दिन के बाद जो है, जब इनका जन्म होता है लुम्बिनी वन में, तो वहीं पे इनकी माता की जो है ना मृत्यु हो जाती है ना, 7 दिन के बाद, इनके जन्म के 7वें दिन। इनका पालन पोषण कौन करता है? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। 16 साल की एज में विवाह हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, विवाह होगा किसके साथ? तो यशोधरा के साथ। तो इनके पुत्र होंगे, इनका पुत्र का है नाम राहुल, इस तरीके से। उसके बाद इनके जो चन्ना नामक सारथी था, है ना, सारथी, और इनके घोड़े का नाम था कंथक, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जब कपिल वस्तु के साइर पर निकला, तो इन्होंने 4 दृश्य देखा और यहीं पे ठान लिया कि भाई अभी हमें सन्यासी बनना है। देखो ये कहानी में बता चुका हूँ। तो ये 29 साल की एज में इन्होंने गृह त्याग दिया था। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे देख लो भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको सरसरी निगाहों से देख लेना है। वैशाली में इन्हें जो है अलार कलाम मिला, जो कि इनके गुरु थे, साख्य दर्शन का प्रथम गुरु थे। राजगीर में इन्हें जो है रुद्र कराम पुद से मिला, इनके योग गुरु थे, ये द्वितीय गुरु थे। उरुबेला में 5 साधु को इन्होंने, देख सकते हो भाई, उपदेश दिया। ये सबका नाम है, ये पूछता है। उसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गया, जो बिहार में गया जिला पड़ता है, वहीं पे 35 साल की एज में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए, सॉरी निरंजना नदी जो फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति होता है। और सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाया, आस्थान बोध गया था, प्रतीक चिन्ह पीपल वृक्ष हो जाएगा, आपको यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको रिविजन कर लेना है। प्रथम उपदेश ऋषिपत्नम, जो सारनाथ यूपी में पड़ता है, वहीं पे दिया। देखो सारनाथ का प्राचीनतम नाम ना ऋषिपत्नम था। और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया, अभी आपने देख लिया। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया, जो कि कौशल की राजधानी थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 16 महाजनपद भी पढ़ना तो अच्छे से। इनके जो अनुयायी थे, जो अलग अलग राजा थे, जैसे बिंबिसार हुआ, प्रसेनजीत हुआ, उदयन होता है। प्रथम अनुयायी जो है तपस्वी और कालिक थे, है ना। इनका मृत्यु जो है यहाँ पे देख सकते हो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि देवरिया जिला में पड़ता है, वहीं पे मृत्यु होता है। और बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु जो है
जब इनका हुआ है तो इनके अवशेष पर स्तूप बनाया गया है। आपने अगर बीपीएससी के लिए मेंस के लिए तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि भाई एक स्तूप के बारे में आप लोग बहुत कायदे से पढ़ते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इनकी विशेषता को देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद जो है ये सारे इनकी जो है ना, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, कौन कौन सा 10 सील के बारे में बताया है ना, अन्य तत्व। और लास्ट में जो है ये बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बौद्ध संगति हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये सबको आपको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है बस, और ये बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा, बोनाफाइड बन जाइएगा। और ये प्रश्न फ्रेंड्स आपको पूछा गया था जो अभी मैं बताया हूँ, आप देख सकते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, देख सकते हो 16/7/2023 में। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट आप जवाब दे दीजिएगा, मुझे पता है। कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? लो आ गया, लुम्बिनी वन कहाँ पे है भैया? तो कौन कोई बताएगा? मैं बताया हूँ ना अभी, नेपाल में। तो बस आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और ये ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में 2008 में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? तो जातक जो पवित्र ग्रंथ है वो भाई किसका है? तो आप कहिएगा बौद्ध धर्म का, और ये ऑलरेडी 2008 के दरोगा में पूछ लिया है। अब यहाँ से जातक से एक प्रश्न और पूछ लेता है जो कि बहुत प्रचलित है। देखो भाई, जातक जो है जातक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें जो क्या जानकारी मिलता है, तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म का, ध्यान रखना, पूर्व जन्मों के बारे में उल्लेख मिलता है, या फिर उनकी कहानी है ना। बौद्ध धर्म में सभी मतों में जो है देखा जाए, जो अलग अलग मत है सभी में इनसे संरक्षित किया गया है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। त्रिपिटक लो पूछ दिया है भाई, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिरत्न त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, तो किसका होगा? तो अभी मैं आपको कुछ देर पहले बताया हूँ ना कि देखो यहाँ पे बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्तव्य या फिर कर्मात, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, और 10 सील यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है? तो आप कहेंगे सर बुद्ध धम्म और संघ। और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक अगर पूछा जाए तो कौन कौन सा होगा? तो विनय पिटक नाम लिख देता हूँ यहीं पे, पहला हो जाएगा विनय पिटक। दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे सुत्त पिटक टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही है, सुत्त पिटक। और तीसरा जो है कौन सा है? तो अभिधम्म पिटक है ना, अभिधम्म पिटक। और ये बहुत पूछता है, तीनों पिटक जो है ना, इनकी भाषा कौन सा है अगर पूछा जाए तो भाषा भाई पाली है, पाली भाषा में ये तीनों पिटक को लिखा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपने देख लिया, बुद्ध धम्म और संघ है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बुद्धों के ना त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म के। और देखो मेरे भाई, ये 2017 में दरोगा के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? जब अपना उपदेश जब देते थे लोगों के बीच में, इनका भाषा पाली हुआ करता था, ठीक है। तो इनकी जो त्रिपिटक है, जाहिर सी बात है पाली भाषा में है, तो जाहिर सी बात है ये उपदेश भी देंगे मैक्सिमम जो है पाली भाषा में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? लो भाई आ गया आपके सामने क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अब देखो इंडोनेशिया में है, तो इनका निर्माण जो है कौन किया था ये पूछता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में। कब? तो 1991 ईस्वी का बात है। 1991 ईस्वी में, नहीं 1991 में इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो 9वीं शताब्दी में है ना, 9वीं शताब्दी में इनके द्वारा बनाया गया था, और 1991 में जो है इन्हें विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की जो है ना विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये ध्यान रखना, इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो अभी अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा आपने देख लिया, तो अष्टांगिक मार्ग कौन दिया था? गौतम बुद्ध। तो आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। देखो ये 2019 के दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तक से आरंभ किया। कहने का मतलब इसका ये है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तक कहाँ से आरंभ किया? कितने लोग बता सकते हैं इसका आंसर? तो बिल्कुल डी हो जाएगा, सारनाथ में। अभी आपने देखा इन्होंने जो प्रथम अपना उपदेश दिया था ना, प्रथम उपदेश जो दिया, इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक। और ये यूपी में है, तो सारनाथ में। कुछ है, जन्म लुम्बिनी में होता है, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में होता है, और प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है सारनाथ में देता है। मृत्यु होता है इनका
मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो कुशीनगर में होता है, यूपी में। तो यार पूछे जाते हैं प्रश्न ऐसे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है कहाँ दिया? लो आ गया ना फिर से। और ये ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में 2008 में ही प्रश्न पूछ लिया। देखो कई बार रिपीट होता है दरोगा के एग्जाम में प्रश्न, इसलिए मैं कहता हूँ, तो ये ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो जन्म आप सबको पता ही है 563, 29 वर्ष के आयु में गृह त्याग करता है, 35 साल की एज में ज्ञान प्राप्ति होता है, 483 में मृत्यु हो जाता है 80 वर्ष की अवस्था में। ये सारी चीज़ें बस माइंड में रखो ना, और ये चलेगा, वीडियो देखिएगा ना बार बार, तो आपके दिमाग में ये चलेगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक, लो आ गया, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो आप ये फिर गौतम बुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में बौद्ध धर्म किसकी हिमायत है करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में परेशान करता है। तो ये मध्यम वर्ग का देखो भाई, बौद्ध धर्म में मध्यम वर्ग की हिमायत करता है। बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक साधना के लिए माध्यम नहीं बोलूँगा, मध्यम होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मध्यम मार्ग को ना अपनाया गया है, ठीक है, जो भोग विलास और कठोर तपस्या का ना मार्ग है, आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग अभी दिखाया था यहाँ, अभी हम आपको अभी यहाँ पे दिखाया ना अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, ये सब 10 सील ये कौन कौन था ये आप देख सकते हो। ये सब आपको फ्रेंड्स ना एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है बस। अच्छा, एक चीज़ बहुत पूछता है बिहार के एग्जाम में कि देखो 4 बौद्ध सभा हुआ था, 4 बौद्ध सभा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, समय पूछ लेता है, स्थान पूछ लेता है, अध्यक्ष पूछ लेता है, और शासन काल किसका था। तो आइए एक बार देख लेते हैं। देखो प्रथम 483 ईसा पूर्व में जब इनका मृत्यु होता है, जिस साल, कहाँ पे? राजगिरा बिहार में पड़ता है। अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय कब हुआ? तो ये 383 है, लगभग 100 साल के बाद, ठीक है, वैशाली में, बिहार में ही होता है। साबाकामी इनके अध्यक्ष और कलाशोक का शासनकाल था। तृतीय होता है 255, ये ईस्वी है, ठीक है, ईस्वी नहीं होगा, ईसा पूर्व होगा, माफी चाहता हूँ, ईस्वी में बोलते होगा, ईसा पूर्व ही होगा, है ना। प्रथम शताब्दी में यहाँ पे चतुर्थ हुआ था। तो देखो तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होता है। इनके जो अध्यक्ष उस समय थे मोगलीपुत्र तिस, और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ हुआ था प्रथम शताब्दी में कुंडलमन। ये देखो 3 बौद्ध संगीति बिहार में हुआ, और एक हुआ बिहार के बाहर जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, उनके जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था वसुमित्र, है ना, अशुभ घोष 2 लोग थे। कनिष्क के समय काल में हुआ था। चतुर्बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान में विभाजित हो गया है, जो कि मैं आपको फाउंडेशन बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, और शॉर्ट नोट्स में सारी चीज़ें मेंशन भी कर दिया, आपको पता ही होगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना। तो चलो क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के, देखो, महान संरक्षक थे? लो भाई, बौद्ध धर्म के संरक्षक इनमें से कौन कौन थे? ये सॉरी, तो आंसर क्या होगा? आंसर भाई बता दो। बिल्कुल, ये अशोक भी हो जाएगा। अशोक के बाद कौन? कनिष्क भी था, और कौन था भाई? तो हर्षवर्धन भी था, ठीक है। तो आंसर ये टिक कर लेना, तीसरा। कौन कौन से राजा थे अभी ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर दिया हूँ, अभी आप ध्यान रख लीजिएगा इतना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहा है, तो बौद्ध धर्म का, ठीक ना। कब? तो 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था यार, ठीक है ना। जो कि 35 साल की एज में इनके ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो इसमें से उतना घटा देना, ठीक ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है जो पूछा गया है ऑलरेडी दरोगा कांस्टेबल के एग्जाम में 2019 में, कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थान पर हुआ है, तो कालक्रम में सजाना है। तो पहले जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो आप ये कह सकते, पहला जो है राजगिरह में हुआ था, ये पहला हुआ था बौद्ध संगीति राजगिरह में। दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा कहाँ पे हुआ था? कुंडलग्राम में। उसका टाइम भी बता दिया हूँ, शासनकाल भी। और ऑलरेडी ये नोट्स है आप लोगों का, ये PYQs का अभी जो मैं दूंगा, बुकलेट नोट्स कहूँगा, बुकलेट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ ये सब, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? तो डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बर्जयान संप्रदाय है किसका? तो बर्जयान संप्रदाय जो है ये किसका है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये बौद्ध का है ना।
फ्रेंड्स, बर्जियान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें मंत्र और कह सकते हो कि तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान, उनके बारे में नियम बताया गया या फिर विधान प्रस्तुत किया गया है ना, किसमें? तो बर्जियान शाखा में। इसमें शिक्षा, तप, है ना, तो आदि के स्थान पर ना मैथुन, मांस आदि के सेवन पर भी बल दिया गया है बर्जियान शाखा में। और भारत में बौद्ध धर्म, भारत में देखा जाए तो बर्जियान, या फिर ऐसे बोल सकते हो बर्जियान शाखा ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसा कहा जाता है। चलो, द्वितीय बौद्ध संगीति परिषद जो है कहाँ पे हुआ था, ये पूछ रहा है, कहाँ हुई थी। तो आप सबको पता है, पहला राजगिरा, दूसरा वैशाली, है ना, कितना अच्छा है। इसके दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में, तो इनके अध्यक्ष जो थे सबाकामी, और उस समय शासन व्यवस्था किसका था? दूसरे समय काला अशोक का। तो ये पूछता है बस बौद्ध धर्म का, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और मॉक टेस्ट में बार बार कह रहा हूँ, ये तो ठीक है यहाँ से कर रहे हो, अच्छी बात है। मॉक टेस्ट जब आप देंगे ना, तो भाई इसमें और बोनाफाइड बन जाते हो। तो कहाँ से? सारे सेक्शन पर ऐसा ही आपको मैं करवाता हूँ। चलो भाई, अब अगला जो है आप लोग का अगला चैप्टर है पारसी या यहूदी धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन को ही करते हैं। एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, ज़्यादा इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स में भी छोटे से पॉइंट्स इसमें कर दिया हूँ। तो कह रहा है कि त्वराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो भाई यहूदी धर्म का जो ना त्वराह जो है, यहूदी धर्म का त्वराह, यहूदी धर्म का एक कह सकते हो भाई शिक्षा की बात करता है इसमें। बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, ये तो आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहूदी हो जाएगा। चलो, 2012 में पूछा गया। अब यहाँ पे देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये आपको इशारा कर रहा है कि मगध राजवंश जाके पढ़ लो, मगध राज का उत्कर्ष। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, जैसे शैव धर्म को जब आप पढ़ेंगे तो शैव धर्म नोट्स में दे दिया हूँ, सरसरी निकायों से एक बार कर लेना। दक्षिण भारत में प्रसार इसका कहाँ पे हुआ था, इस लाइन को देख लेना। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले वीडियो आप जाके देखना, उसके बाद शैव संप्रदाय को देखना। बहुत पूछता है पशुपद, कपालिक और कला मुख और लिंगायत से प्रश्न पूछता है, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब थोड़ा सा सही देख लेना निगाहों से। वैष्णव धर्म से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो ऑलरेडी नोट्स में मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद इस्लाम धर्म के संस्थापक, और यहाँ से ऑलरेडी जो काम का चीज़ है वही नोट्स में दिया हूँ, है ना, देख लेना। उसके बाद इस्लाम धर्म का विभाजन कब हुआ था, मैं यहाँ पे चर्चा कर दिया हूँ। उसके बाद अभी ईसाई धर्म आपको पता होना चाहिए, उसको देख लेना। पारसी धर्म भी पढ़ा दिया हूँ, देख सकते हो, ये है ना पारसी धर्म, जिसे यहूदी वंश कहते हो, सॉरी वंश में कर धर्म कर रहे हो। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बस देखो यहाँ पे 4-5 लाइन में ही मेंशन कर दिया हूँ, और डायग्राम भी आपको दिख जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। चलिए, तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? किसे अमित्रघात कहा जाता था? मौर्य शासक दिया है यार, बताइए। ये ऑलरेडी 2025 के एग्जाम हुआ है ना, देखो इस एक्साइज इंस्पेक्टर का, उसमें प्रश्न पूछा गया है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है 25 मई 2025 को, सॉरी 18 मई 2025 को, उसमें प्रश्न पूछा गया। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन को गलत करेंगे आप, लेकिन मैं आपको यहाँ पे गलत नहीं करने दूंगा। देखो भाई, एक है बिंबिसार, आप सबको पता है बिंबिसार की बात कर ले, बिंबिसार का नाम आपने जरूर सुना होगा। बिंबिसार जो कि ये हर्यक वंश का संस्थापक है। लेकिन अगर मैं ये भी बात कर लूँ, बिंदुसार की बात कर लूँ, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार है, ठीक है ना। तो बिंदुसार को कहा गया है, किसको? बिंदुसार, बिंबिसार मत करिएगा, बिंदुसार। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर भी कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे। तो यूनानियों ने अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं को संहार करने वाला, शत्रुओं को मारने वाला को क्या कहा जाता है? तो एक शब्द आपने देखा अमित्रघात, है ना, मित्र शब्द दिखे, मित्रघात मतलब कि अमित्र है, जो शत्रु है उसे नाश करने वाला। तो बिंदुसार को, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे, उनको कहा गया था, ठीक है, क्लियर। अब इसी चैप्टर से एक प्रश्न और पूछ लिया गया था एक्साइज इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था, देखो मेरे भाई, कि ये 18/5 का पेपर हुआ था, उसमें सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? अब देखो कौन दे दिया, इत्सिंग दे दिया, फाहियान दे दिया, हैंसोंग दे दिया और मेगास्थनीक दे दिया। और मैं आपको डायग्रामिकली पढ़ाया हूँ, जब मैं चीनी यात्री पढ़ाया हूँ, देख सकते हो शॉर्ट नोट्स में, है ना। पहले कौन आया, तो फाहियान, संयुगन, हैंसोंग, इत्सिंग किसके शासनकाल में आया, वो सब लिख दिया हूँ यहाँ पे, आपको देख सकते हो। हालांकि ये तो टॉपिक वाइज अलग से मेंशन कर ही दिया हूँ, लेकिन शॉर्ट नोट्स में मेंशन है मेरे भाई, और आपने क्रम भी देख लिया, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि कौन आया था यहाँ पे, सर्वप्रथम कौन आया। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग करना ये कि जाके एक बार रिवीजन कर लेना। एक तो हर्यक वंश को पढ़ लेना, शिशुनाग वंश को पढ़ लेना, नंद वंश को, मौर्य वंश को। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ क्यों पढ़ना है। देखो यहाँ पे सब कुछ
टू द पॉइंट और लाइन बाय लाइन। सिकंदर के बारे में जो की पॉइंट है डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिया गया, एक बार रिवीजन कर लेना। और यहाँ से मौर्य साम्राज्य जो है अखंड भारत का ये तस्वीर आपको दिख रहा होगा, कहाँ कहाँ फैला हुआ था, डायग्राम पे मैं समझा दिया हूँ, देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और ये अंतिम जो है मौर्य सम्राट था जिसका नाम था बृहद्रथ, उसके बारे में भी देख सकते हो, सबका तस्वीर लगा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी जानकारी एक ही जगह मिलेगा, अभी हम लोग देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और यहीं पे मैं एक व्यक्ति का जिक्र किया हूं, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, मेगास्थनीज का, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ऑलरेडी इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा, इस पुस्तक में क्या लिखा वो सब मेंशन है यहाँ पे इस नोट्स में, ठीक है। मेगास्थनीज के बारे में देखो कहाँ कहीं पे मिलेगा, और यहाँ पे नोट्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या क्या लिखा, ये सब चूंकि स्टेटमेंट देके क्वेश्चन को टफ करेगा तो यहीं से करेगा। और यही मैं आपको, आप लोगों को नहीं बोलता हूँ कि भाई डायरेक्टली जो क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में छपता है वैसा ही नहीं बोलता हूँ, बहुत मेहनत किया गया नोट्स में आप लोगों को। चलो तो खैर, हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि ये सब तो चीनी यात्री थे, लेकिन भारत में जो आया था ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा, है ना। क्योंकि मेगास्थनीज सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। मेगास्थनीज जो है कब, तो आप देखेंगे तो 302 ईसा पूर्व से कब, तो 298 ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र में निवास किया। और इसने जो है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति को बहुत अच्छे से लिखा अपने पुस्तक में। ये पूछता है, बस आंसर यही आपको टिक करना था। अगला प्रश्न है आपके सामने, कलाशोक किस राजवंश से संबंधित था। कलाशोक आ जाओ भाई। तो भाई जैसे हर्यक वंश आप पढ़ लीजिएगा ना, हर्यक वंश पढ़ने के बाद मैं आपको एक वंश पढ़ाया हूं, देख सकते हो यहाँ पे, इसका नाम है नागवंश। और नागवंश में ही देखा जाए तो कलाशोक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। शिशु नाग का पुत्र होता है कलाशोक, और कलाशोक के बारे में सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में साबाकामी के समय में अध्यक्ष था, और उसी के देखरेख में शासक कौन था, तो आप कहेंगे सर कलाशोक, और उसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। देखो भाई यहाँ पे लिख दिया हूँ नागवंश। नागवंश के संस्थापक शिशु नाग थे, नाग दशक को हत्या करके और शिशु नागवंश का स्थापना करते हैं, और इन्होंने अपना राजधानी वैशाली को अपना राजधानी बनाया। और इसी वंश का जो शासक था कलाशोक, जो कि पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया, और पाटलिपुत्र में इसी के समय में शिशुनाग के समय में, शिशुनाग बोल रहा, माफ हो जाता हूँ, कलाशोक के समय में क्या होता है, द्वितीय बौद्ध संगीति होता है। देखिए और ऐसा ही प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा भाई, कलाशोक किस राजवंश से संबंधित था, तो शिशुनाग से। अब ये बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर नहीं बना पाइएगा क्वेश्चन को, है ना। कलाशोक मगध क्षेत्र में शिशुनाग वंश से संबंधित था। कलाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। सातवाहन का संस्थापक आप सबको पता है कि शिवमुख था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे भाई, आपका यहीं पे, चूँकि मेरा एक ही मोटिव है कि सभी का इस बार एग्जाम क्लियर हो, फिर किसी का ना रुके। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य स्तंभ में या फिर मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। लो, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, कितने लोग बता सकते हो। हाँ बिल्कुल सी, जो यहाँ पे संकीसा स्तंभ की मैं बात कर लूँ तो बिल्कुल ये हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है, क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा सी। देखो भाई, संकीसा स्तंभ एक मौर्यकालीन स्तंभ है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। इस स्तंभ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी की मूर्ति निर्मित है। इसका नाम क्या है, संकीसा स्तंभ, यूपी में है, ध्यान रख लीजिएगा बस। देखो 2022 के एग्जाम में पूछा। अंतिम मौर्य शासक, अब देखो यहाँ पे मौर्य वंश, सब जैसे पेज को निकालोगे तो बृहद्रथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौरिया अरेराज क्या है। लो भाई, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, कितने लोग बता सकते हो। बिल्कुल, जो लोग, स्तंभ लेख है भाई, स्तंभ लेख है, आपको पता होना चाहिए। और ये पूर्वी चंपारण में है। कहाँ पे है भाई, पूर्वी चंपारण में है। तो बिहार के पूर्वी चंपारण के लौरिया अरेराज गाँव है, वहीं पे जो है ये अभी लेख है, स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख समझते हो ना भाई, पत्थर को स्तंभ बना के उस पर लेख लिखने का जो काम किया गया उसे स्तंभ लेख कहा गया। इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये डेट पूछ लेता है, 249 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा, है ना, करवाया गया था। ये कई बार प्रश्न पूछे गए, है ना, और अशोक के द्वारा करवाया गया था। और इस स्थान पे पूर्वी चंपारण में जो पड़ता है लौरिया अरेराज स्तंभ जो है, तो संत जो था अलार कलाम का आश्रम माना जाता था, जो कि साख्य दर्शन में इनके बारे में जानकारी है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। 2021 के दौरान पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। बहुत पूछता है, कितने लोग बता सकते हो अशोक के नाम का उल्लेख है। तो बिल्कुल आंसर यार हो जाएगा इसका
क्या होगा? तो अशोक का नाम का उल्लेख ना एक तो आपका यहाँ पे मास्की में भी मिलता है, मास्की के बाद और जो मिलता है किसमें, नेतूर में भी मिलता है, नेतूर के बाद उडेगोलम में मिलता है, गुर्जरा में मिलता है। तो देखो बी और डी आंसर होना चाहिए। क्यों? जब मैं आपको अशोक के बारे में पढ़ाया हूँ ना, यहाँ पे एक बार देख लेना वीडियो जाके दोस्त, ठीक है ना, और रिवीजन यहाँ से कर लेना। तो अशोक का पिता का बिंबिसार नाम था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंबिसार नहीं बिंदुसार, है ना। उसके बाद माता इनके है, देख सकते हैं अशोक का नाम, अशोक कहाँ कहाँ पे मिलता है, देखो गुर्जरा, नेतुर, है ना, उडेगोलम लेख से मिलता है, तो गुर्जरा भी है, मास्की भी है, ये अभी लेख अलग 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 है ना। उसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंशन कर दिया हो, ठीक है। और ये कौन सा है भाई, तो अशोक का नाम किस किस में मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हो, है ना, अशोक का नाम अशोक कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये जानकारी यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, ठीक है ना। इसके अभिलेख, और खास तौर पे आप जब मौर्यकालीन प्रशासन पढ़ेंगे ना, मौर्यकालीन प्रशासन को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन टफ करेगा तो यहीं से छापेगा क्वेश्चन। प्रांतीय प्रशासन क्या क्या था, देख सकते हो, इनकी राजधानी, है ना, ये सब इनकी शासन व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था कौन कौन सा था, इसका शब्दावली से प्रश्न पूछ लेता है, वो सब नोट्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ। तो मैं पुनः कह रहा हूँ, मौर्यकालीन जो कला था, अशोक स्तंभ को आपको देखना है, यहाँ पे देख सकते हो, अशोक के स्तूप को देखना है, ये मेंस में भी काम देता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको इसका ये एक ही वीडियो में मैं पूरा करवा दिया हूँ ना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख लेना, आपके काम हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दावा वैसा ही नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके लिए कंटेंट पे काम किया गया है और वहीं से क्वेश्चन आता है। खैर, अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नदी के तट पर हाई स्पीड का युद्ध लड़ा गया था। लो आ गया क्वेश्चन, कितने लोग बता सकते हैं भाई, तो बिल्कुल डी, झेलम नदी पर जो है लड़ा गया था, है ना। हाई स्पीड की लड़ाई सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में कब लड़ा गया था सर, तो ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था यह युद्ध, आपको पता है, जिसमें जीत हो, राजा पोरस का हार होता है और सिकंदर, महान सिकंदर की जीत होती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। अच्छा, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। चंद्रगुप्त मौर्य इसका स्थापना कब किया था, अगर डेट पूछ लेता है कई बार, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कब, तो ये 322 ईसा पूर्व में इसका स्थापना करता है और मगध के राजगद्दी पर बैठता है। ये 305 ईस्वी में, एक प्रश्न और पूछता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है 305 ईस्वी में, ईस्वी नहीं होगा यार, ईसा पूर्व होगा, माफी चाहता हूँ, ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक है ना, ये भी पूछ लेता है कई बार। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये जो बुकलेट है, बुकलेट में सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो इससे रट जाइएगा। सम्राट अशोक के पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था भाई, तो आप कहिएगा बिंबिसार मत कर दीजिएगा, बिंदुसार हो जाएगा, ठीक है ना। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। तो बिल्कुल तक्षशिला, जो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है, तो देखो बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। उसने विद्रोह कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा, और बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, आपको पता होना चाहिए, अभी मैं बताऊं। तो इनके 3 पुत्र हुए, सुसीम, अशोक और कह सकते हो तिस नाम था। तो अशोक कालांतर में इनके बाद मौर्य सम्राट बने और धर्म का नीति भी प्रतिपादन किया था, आगे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी थी, कौन सा था, गला दुगे, बिल्कुल सीधा पाटलिपुत्र था, हम बताएंगे नहीं, जो कि 322 में ये शासक बना था, घनानंद को हरा के, नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद। अशोक महान पुत्र था किसका, तो ये बिंदुसार का, बिंबिसार भी देता है, बिंदुसार है ये। बिंबिसार जो है ना, ये हर्यक वंश के संस्थापक है ना। मगध पर जो पहला वास्तविक मगध का वास्तविक संस्थापक इसी बिंबिसार को माना जाता है, हर्यक वंश का शासक है ये, ठीक है ना। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, क्या बिल्कुल सही है, कितने लोग बता सकते हो, तो आप कहिएगा सर हमें तो ये क्या लग रहा है, सही लग रहा है। देखो एक ऑप्शन और है यहाँ पे, यहाँ तो बिल्कुल ये पहला नंबर तो बिल्कुल हमें सही लग रहा है, किधर भाग गया भाई, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु कह रहा है कि ये 332 BC में हुआ था, जो कि बिल्कुल ये गलत है मेरे हिसाब से। सिकंदर का जन्म होता है 356 में, 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और 323 ईसा पूर्व में बगदाद में इनका मृत्यु होता है, तो 323 में इसका मृत्यु होता है, ठीक है, 323 में, 323 ईसा पूर्व होगा, है ना, ईसा पूर्व में इसका मृत्यु होता है, तो डायरेक्टली गलत है, तो पहला और दूसरा इसका सही हो जाए। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है कि चाणक्य को इस नाम से जाना जाता है भाई, तो बताओ चाणक्य के किस नाम से? बिल्कुल विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, अर्थशास्त्र का भाई अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था, ठीक है ना, तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। निम्नलिखित किस स्थल पर जो है स्थित स्तूप के अवशेष को अशोक की अस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर जो है उसका नाम उत्कीर्ण है? परस्तर होगा, परस्तर प्रतिमा। लो आसान सा क्वेश्चन है और ये आपने देखा इसके बारे में। तो ये कंगनहल्ली है, ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक राज्य में है, वहीं से ये मिलता है। अगला प्रश्न है सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया? देखो सांची का स्तूप अभी मैं दिखा हूँ ना, मौर्य का जो ना आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन जरूर जाके पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी नोट्स में है, अगर खुद से भी पढ़ रहे हो मेरे भाई तो जाके पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आंसर सी हो जाएगा, अशोक से संबंधित आपको पता ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था मौर्य काल में? आप सबको पता होना चाहिए। लो तो आंसर इसका जो है बी हो जाएगा, इसका नाम है सन्निघाता, है ना। तो आंसर बी हो जाएगा। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था, सन्निघाता या सन्निधाता राजकोषीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था, नायक नगर प्रशासन का अध्यक्ष होता था, और कर्मांतरिक की बात करूं तो उद्योग और कारखाने का प्रधान होता था, ठीक है ना। पूछता है क्वेश्चन अशोक के परस्तर अभिलेख डाइस के प्रतीक है, ये पूछ रहा है। ये 95 गलत दे दिया है, ये होगा नहीं, मिस्टेक हो गया भाई टाइपिंग में, इसे काट लो, है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए होगा क्वेश्चन में कि अशोक के परस्तर अभिलेख डाइस के प्रतीक है, किसके प्रतीक है? तो ये प्रशासन के प्रतीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत सरबनबेल गोला किस जैन संत के साथ गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आंसर इसका बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हैं भद्रबाहु के साथ गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सारनाथ लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ, कितने लोग इसका आंसर बताइएगा? बिल्कुल ये जो लोग बिंबिसार से संबंधित है ना, क्योंकि सारनाथ का लोयन कैपिटल अशोक से संबंधित है, अशोक होगा नहीं, अशोक होगा, माफी चाहता हूँ, बिंबिसार की अशोक होगा, अशोक से संबंधित है, क्योंकि यह जो है 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर यह अशोक बैठता है, और राजगद्दी पर बैठते समय अशोक की बात कर लो तो अवंती के राज्यपाल था वो अशोक, और मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को देखा जाए तो अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया है, और उसके 8 वर्ष जब शासन व्यवस्था को चला रहे होते हैं तो राज्याभिषेक के कह सकते हैं, राज्याभिषेक जो हुआ था ना, उनके राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त करता है और राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अच्छा कि क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन था सारनाथ में लोयन, हाँ ये अशोक ने बनाया था। खैर आगे बढ़ जाते हैं, अशोक की बात कर लेते हैं। यूनानी स्रोतों में जो है अग्रमीज एवं जेनड्रिमीज, देखो अग्रमीज और जेनड्रिमीज है मगध के किस शासक के लिए कहा जाता है? तो मैं मौर्य साम्राज्य पढ़ाया हूँ, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इसके बारे में पढ़ाया हूँ, तो उसे कहा गया है ना आंसर। नहीं माफी चाहता हूँ, ये क्या है? अग्रमीज है और जनड्रमीज है। तो ये घनानंद को, जो नंद वंश के शासक था, संस्थापक था, घनानंद नहीं अंतिम शासक था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक हैं, और ये घनानंद की बात में तो अंतिम शासक होता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हटा के मौर्य वंश का स्थापना करता है मगध पे, तो घनानंद इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? ठीक है, तो बिल्कुल ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्राचीन काल में जो है कलिंग का जो है महान शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? कलिंग का, तो बिल्कुल सी हो जाएगा, खारवेल हो जाएगा, इसके बारे में देख लीजिएगा अच्छे से। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास कर लिया था? लो अच्छा क्वेश्चन है, जैन धर्म, तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में दिख रहा है आपको, है ना। देखो भाई डिटेल में मैं बार बार कर रहा हूँ, इसका कंप्लीट जो बुकलेट दिया हूँ ना, बहुत अच्छे से लिख दिया हूँ सारी चीज़ें, तो कहीं नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चंद्रगुप्त की बात कर लो, चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य हो, क्या बोल रहा हूँ यार। क्वेश्चन है कि कौटिल्य डाइस का प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का था, आपने देखा। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी, देखो हर्यक वंश के संस्थापक, है ना, हर्यक वंश के संस्थापक, वही करें हर्यक नरेश मतलब कि हर्यक वंश के संस्थापक। बिंबिसार की राजधानी, तो बिंबिसार ने जो है अपना राजधानी कहाँ पे बनाया था, ये पूछ रहा है। तो राजगीर या गिरिब्रज, है ना। देखो गिरिब्रज ना राजगीर का प्राचीन नाम था, उसके बाद राजगीर हुआ, उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में राजगीर है, आपको पता ही होना चाहिए। बिंबिसार किस वंश के राजा था? बिंबिसार, बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है, तो हर्यक वंश के संस्थापक है ये, ठीक है ना। और हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक, सॉरी मगध पर वास्तविक कोई मगध पर देखा जाए तो कोई वास्तविक शक्ति का उदय होता है हर्यक मगध पर, तो ये हर्यक वंश का ही होता है स्टार्टिंग में सबसे पहले।
तो मगध पर जो है कौन से वंश अपना शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाता है सबसे पहले, तो ये हर्यक वंश हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। गलत हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यार, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? लो, सिकंदर महान ने कब किया था? तो आप कहिएगा 326 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, चलिए भाई, तो मैं यहीं पे रहने देता हूँ, एक पार्ट और दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा, तो अगले पार्ट का इंतजार करिए, कल अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग का एंसेंट हिस्ट्री पक्कर एकदम बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। मैं एक बात करता हूँ, एक तो नोट्स को आपको रिवीजन करना है, रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है, रिवीजन जाके करना है, और अब तो आपको आइडिया लग गया कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। दूसरी बात है, आपको क्या करना है कि अभी जो मैं PYQs करवाया हूँ उससे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और आपको एक शॉर्ट नोट्स दिया हूँ है ना रिवीजन के लिए, उसको करना है बस, और टेस्ट लगाना है मेरे दोस्त, टेस्ट लगाओ। देखो रिवीजन ना ऐसा नहीं कि जिनके पास नोट्स है तो ठीक है आप उसे करिए, नहीं है तो जो भी बुक अभी तक आपने फॉलो किया है उस बुक को कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से करिए, डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन होगा। और ध्यान दे, सेट जरूर सभी लोग लगाइए डेली, मैं सेट करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए डेली, और ये 50 सेट है, सेट कर लेते, इतना कर लेते तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं। आप सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे फ्री में बहुत सारे PDF अवेलेबल है आप लोगों के लिए, और मैं देता भी हूँ, तो इसलिए टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप वहाँ से सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब की तरफ से कई बार आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं जाता है, तो सारे वीडियो का लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।